मुगल वंश पर, है ना। मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में। बाबर के बारे में पढ़ चुके थे। अब बाबर के बाद दिल्ली की गद्दी पे जो बैठता है उसे हम हुमायूं के नाम से जानते हैं, और मुगल वंश का यह दूसरा महत्वपूर्ण शासक था, है ना। तो हमको आज हुमायूं के बारे में और हुमायूं के समकालीन जो शासक थे उनके बारे में पढ़ना है ना। पढ़ चुके हो वैसे भी, एक बार फिर से एक बार जल्दी से उसको पढ़ना है। चलो अब देखो पहले हुमायूं के बारे में हमको जानना है। तो हुमायूं ने दो कालखंड में उसने मुगल वंश में शासन किया था, 1530 से 1540 तक, और फिर उसके बाद 1555 से 56 तक। वैसे अगर मुगल वंश के बारे में पूछा जाता है तो 1530 से 1556 तक उसके कार्यकाल को माना जाता है, लेकिन वो 40 के बाद लगभग 15 साल तक कहां था पता नहीं था, है ना। या वह दिल्ली की गद्दी पर तो नहीं था, इसीलिए इसके कालखंड को दो भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। तो अब देखो हुमायूं के बारे में हमको किन किन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। उसके बारे में लिखा गया, देखो फ्रेमिंग करके लिखा गया है कि पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हुमायूं का सामान्य परिचय, हुमायूं कौन है ना। फिर उसके बाद उसके प्रारंभिक जीवन में उसके क्या क्या चुनौतियां थी। फिर उसके बाद उसके कुछ आरंभिक अभियान जो महत्वपूर्ण या जो बड़े युद्धों के पहले उसने जो छोटे छोटे अभियान किए थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, सेना की मजबूती के लिए, उसके बारे में। और चौथा है क्या, प्रमुख युद्ध, जो बड़े युद्ध उसने लड़े, और उसके बाद उसकी मृत्यु कैसे होती है इसके बारे में। तो पहला देखो कौन, हुमायूं कौन था। देखो हमने पहले ही बताया कि मुगल शासन का यह दूसरा महत्वपूर्ण शासक था, पहला बाबर और दूसरा हुमायूं। अब देखो इसके पिता का नाम सब लोग जानते हो कि बाबर था, पिता का नाम बाबर, माता कौन थी, माहम बेगम, है ना। और इसका जन्म 1508 में काबुल में होता है, काबुल जो आज वर्तमान समय अफगानिस्तान की राजधानी है ना। अब देखो हुमायूं चार भाई थे, बाबर के चार पुत्र थे, है ना, जिसमें हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये चार पुत्र थे, और एक पुत्री भी थी बाबर की, या ये कहो तो हुमायूं की बहन जिसका नाम गुलबदन बेगम था, वह भी काफी बहादुर भी थी, और एक किताब भी उसने लिखा है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा नाम से ही देखो समझ में आ रहा है, तो हुमायूं नामा में उसने क्या लिखा होगा, अपने भाई हुमायूं के बारे में, अन्य जो उसके भाई हैं उन सभी के बारे में, उनके आपस के विवाद के बारे में, आपस के संघर्ष युद्ध के बारे में, और थोड़ा बहुत अपने पिता के बारे में, बाबर के बारे में, है ना। वैसे भी नाम से समझ में आ रहा है हुमायूं नामा मतलब हुमायूं नाम की किताब है, तो हुमायूं नाम की किताब का मतलब उसमें किसके बारे में लिखा गया है, हुमायूं के बारे में। तो ये इसका प्रारंभिक परिचय है कि वो चार भाई थे और एक बहन थी, है ना। अब देखो उसके बाद उसके जीवन की प्रारंभिक चुनौतियां क्या थी। जब वह दिल्ली की गद्दी पे बैठता है बाबर की मृत्यु के बाद, 1529 में मृत्यु, 30 के बाद 30 में जब वो गद्दी पे बैठता है, तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। पहला तो साम्राज्य विभाजन का, साम्राज्य विभाजन सब लोग समझ रहे हो कि नहीं। देखो साम्राज्य विभाजन का मतलब क्या है कि चार भाई थे, उत्तराधिकार की मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं दिल्ली का शासक बनूंगा, इसके लिए विवाद हुआ। अब मैप में अगर इसको समझो तो सब लोग जानते हो कि कहां पर दिल्ली है, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर इनका क्या हुआ, संघर्ष शुरू हुआ, है ना, उत्तराधिकार का। तो मैप से देखो ये क्या है कि ये शासक जो है हुमायूं, इसने दो बार मुगल वंश को बचाया है ना खत्म होने से, ये इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अन्य शासकों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये जो मैप है आज का वर्तमान का मैप नहीं है, ये उस समय का मैप है जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर शासन कर रहा था। अब देखो इसमें इसके जो चार भाई थे ना, तो सबसे पहला जो साम्राज्य विभाजन था, ये उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर भाई उसका साथ नहीं देंगे तो शायद वह भारत पे बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता। इसीलिए उसने सोचा कि कुछ ऐसा विभाजन या साम्राज्य का ऐसा बंटवारा करें ताकि सभी भाइयों में आपस में संघर्ष ना हो। तो उसने क्या किया, अपने भाई कामरान को, इधर ये जो कांधार और काबुल का क्षेत्र है, उसने अपने भाई कामरान को दे दिया। किसको दे दिया, कामरान को दे दिया, कि उस क्षेत्र को उसको शासक बना दिया, कि उस क्षेत्र का सारा साम्राज्य किसके हाथ में है, कामरान के। अब देखो इसका जो दूसरा भाई था, पहला तो कामरान हो गया, है ना, फिर उसके बाद देखो दूसरा जो था अस्करी, उसको संभल का क्षेत्र, कौन, अस्करी, उसको कौन सा क्षेत्र दे दिया, संभल का क्षेत्र दे दिया, संभल के आसपास का क्षेत्र उसको दे दिया। अब उसके बाद उसने अपने तीसरे भाई, ये दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरे भाई हिंदाल को, किसको, हिंदाल को मेवाड़ का क्षेत्र या मेवात का क्षेत्र, गुजरात के आसपास का क्षेत्र किसको दे दिया, हिंदाल को। और खुद चौथा हुमायूं जो था वो कहां पे बैठा था, दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, वो शासन कर रहा था। हालांकि इसमें कुछ इतिहासकार हिंदाल को बाद में मानते हैं कि उसने हिंदाल को ये गुजरात का क्षेत्र बाद में दिया, आगे उसके बारे में भी बताएंगे। अब देखो
पहले चुनौती तो समझ में आया ना कि उसने पहली चुनौती से निपटारा कैसे किया, साम्राज्य का विभाजन करके उसने क्या कर दिया, आपस के जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो समाप्त कर दिया। अब दूसरी उसके पास चुनौती क्या थी, पश्चिमोत्तर मतलब भारत का पश्चिम क्षेत्र ये है कि नहीं, ये वाला क्षेत्र क्या है, पश्चिम है, ये वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र क्या है, पूरब। तो पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर से दो बड़े या प्रमुख शासक दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, उनसे संघर्ष, उनसे अपनी गद्दी को बचाना उसके लिए दूसरी बड़ी चुनौती थी। तो अब देखो इधर से बहादुर शाह जो मेवात पे शासन कर रहा था, बहादुर शाह कौन था, यहां याद करो कि हम लोगों ने खानवा के युद्ध में पढ़ा था, राणा सांगा के बारे में पढ़ा था। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद यहाँ कोई बड़ा शासक नहीं था, तो बहादुर शाह ने अपना अधिकार कर लिया और वही शासन कर रहा था। वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, और इधर से शेर शाह या शेर खां वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। तो इनसे पश्चिमोत्तर एवं पूर्वोत्तर के बढ़ते संघर्ष को रोकना भी उसकी एक चुनौती थी, है ना। उसके बाद क्या था कि पिता से मिली वसीयत में या विरासत में जो उसको पूरे भारत का अधिकार मिला था उसको बचाए रखना, बाबर ने उसको जो पूरे दिल्ली का क्षेत्र जीत कर दिया था उसको बचाए रखना भी उसके सामने क्या थी, प्रमुख चुनौती थी। हालांकि उसने इन सभी संघर्षों को कुछ समय तक रोका था, लेकिन ज्यादा समय तक हुमायूं ने अपनी गद्दी को या अपने शासन को, अपने अधिकार को बचा नहीं पाया, है ना। तो प्रारंभिक चुनौतियां उसके सामने तीन थी, तीनों समझ में आई कि नहीं सबको, सबको समझ में आ गई ना। चलो अब उसके बाद देखो अगला क्या है, प्रारंभिक चुनौती के बाद अब उसके जीवन के आरंभिक अभियान, क्या आरंभिक अभियान कि उसने कौन कौन से बड़े युद्ध के पहले आरंभिक अभियान किए थे। तो देखो 1531 में उसने कलिंजर का अभियान किया। कलिंजर हमने बताया कि बांदा के आसपास या झांसी के आसपास का क्षेत्र, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है कलिंजर। तो उसने कलिंजर पर क्या किया, आक्रमण किया, लेकिन कलिंजर को जीता नहीं, उसने संधि कर लिया। वहां कलिंजर का उस समय शासक जो था उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। कौन शासक था, प्रताप रुद्रदेव। उसने हत्या नहीं की, ना कलिंजर किला को जीत पाया, लेकिन संधि हो गई। उस संधि में इसको क्या मिला, हुमायूं को ढेर सारा पैसा धन संपदा मिला, और वह पैसा वैसा लेकर के क्या हो गया, वापस चला गया। फिर उसने 1532 में दोहरिया का अभियान करता है। दोहरिया का, उस समय दोहरिया पे शासन महमूद लोदी का था। कौन था, महमूद लोदी। ये जो लोदी वंश पढ़े हो ना, उसी का वंशज थे। तो उस समय महमूद लोदी दोहरिया के आसपास के क्षेत्र पे शासन कर रहा था जब हुमायूं यहाँ पर आक्रमण करता है। तो यहां पर उसने महमूद लोदी को हरा देता है और दोहरिया के क्षेत्र को क्या कर लेता है, जीत लेता है। उसके बाद उसका तीसरा अभियान चुनारगढ़ का अभियान था। अब देखो लगातार छोटे छोटे अभियान करके जीत करके पैसा धन संपदा अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है ना। फिर 1532 में वह चुनारगढ़ का अभियान करता है। तो चुनारगढ़ में उस समय वो चुनारगढ़ का जो किला था, उस समय देखो इतिहास में क्या है कि जो राजा युद्ध करते थे उनके लिए दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक तो बड़े बड़े किलों को जीतना ताकि अपने सेना को और अपने आप को वहां पे सुरक्षित कर सके, है ना। और दूसरा क्या था, वहां से जितना ज्यादा से ज्यादा धन संपदा माल और क्या कहते हैं ये सोना चांदी या औजार जितने भी हम लूटपाट कर सके, वही उनका प्राथमिक उद्देश्य होता था। तो जो चुनारगढ़ का जो किला था उस पे शेर खां का उस समय क्या था, अधिकार था। तो शेर खां से उसने इसको छीनना चाहा। क्या चाहा, शेर खां से छीनना चाहा। हालांकि किले को तो जीत नहीं पाया, लेकिन संधि हो गई। क्या हो गई, शेर खां से संधि हो गई। यहां भी उसको कुछ पैसा भी मिला और मजबूरी बस, क्योंकि शेर खां कमजोर था, मजबूरी बस शेर खां को अपने पुत्र को हुमायूं के साथ भेजना पड़ा, हुमायूं का सेवक बनकर। उसने हुमायूं का सेवक बनकर किसको भेजा, अपने पुत्र को। संधि हुई थी, हारा था, संधि हुई थी इसलिए भेजना पड़ा। फिर देखो अब लगातार वह बढ़ रहा है। फिर उसके बाद यह दिल्ली, यहां से के बाद फिर देखो अब मेवात, अभी हमने जो मैप में पिछले वाले उसमें देखो हमने मैप में तुम लोगों को बताया कि मेवात का जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, उसने क्या किया, यहाँ पे बहादुर शाह का शासन चल रहा था, वह दिल्ली से क्या करता है, मेवात के क्षेत्र पे आक्रमण करता है। और मेवात के जो बहादुर शाह था वह क्या होता है, भाग जाता है। मेवात का पूरा क्षेत्र छोड़ करके क्या हो जाता है, भाग जाता है। और यही इतिहासकार बताते हैं कि यहीं पे जब हुमायूं विजय होता है, हुमायूं जीतता है, तो इस क्षेत्र को हिंदाल को देकर वह पुनः कहां आ जाता है, दिल्ली आ जाता है। उसने इस क्षेत्र को जीतकर, बहादुर शाह से जीतकर किसको दे दिया, अपने भाई हिंदाल को दे दिया कि हिंदाल यहाँ पे अपना शासन करे, और वह पुनः दिल्ली पर चलाता है। लेकिन यह हिंदाल बहुत दिन तक शासन कर नहीं पाता, और मुश्किल से 1 साल ही बीतते हैं तो बहादुर शाह फिर हमला कर देता है, आक्रमण कर देता है हिंदाल पर, और हिंदाल भाग खड़े होते हैं छोड़ करके, और पुनः वह क्या कर लेता है, बहादुर शाह इधर अपने मेवाड़ के क्षेत्र में पुनः कब्जा कर लेता है। अब देखो हुमायूं लगातार आगे बढ़ रहा है। अब मेवाड़ का जीतने के बाद, मेवाड़ को जीतकर हिंदाल को दे दिया, उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ा। अब चुनार का किला, दूसरी बार चुनार का, देखो एक बार अभियान किया था तो संधि हो गई थी, जीत नहीं पाया था। दूसरी बार उसने फिर 1538 में चुनारगढ़ का किला जीतने का प्रयास किया, और इस बार वह जीतने में सफल रहा। चुनारगढ़ का किला जीत गया।
और उसके बाद वह आगे बढ़ता है बंगाल की तरफ। ये चुनारगढ़ मिर्जापुर बिहार से होते हुए आगे बंगाल की तरफ बढ़ता है और बंगाल विजय करता है, बंगाल भी जीतता है। बंगाल किधर है देखो इस मैप में अगर समझो तो देखो यहाँ पे इधर मिर्जापुर चुनार फिर बिहार और ये वाला नीचे वाला क्षेत्र क्या है बंगाल। तो वो लगातार बढ़ता हुआ है। अब यही आसपास का क्षेत्र शेरशाह का भी है। अब वो शेर का जब चुनारगढ़ का किला जीत करके आगे बंगाल की विजय की तरफ जाता है तो शेरशाह इसका क्या करता है इंतजार करता है कि वापस आएगा तब इस पर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे। शेरशाह भी अपनी सेना को मजबूत करने में लगा था। अब देखो उसके बाद अब चुनारगढ़ का किला जीतने के बाद वह आगे बढ़ता है और उसके बाद जब बंगाल विजय करने के बाद वह वापस लौट रहा होता है बिहार के पास चौसा नामक स्थान पे पहुंचता है, तभी उसके बीच युद्ध होता है। कौन कौन इस युद्ध में लगता है? यह हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध होता है। शेरशाह या उस समय उसको शेर खां ही बोला जाता था, है ना, शेर खां ही, है ना। तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है। कब होता है? 1539 ईस्वी में। और इस युद्ध में कौन विजयी होता है? शेरशाह विजयी होता है। हुमायूं की सेना पराजित हो जाती है और किसी तरह हुमायूं अपने घोड़े के साथ नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है। और उसके बाद एक ही साल बाद पुनः एक युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच ही, फिर से दूसरा युद्ध जिसे हम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, हुमायूं और शेर शाह के बीच। अब देखो इस युद्ध में भी हुमायूं क्या हो जाता है? हार जाता है। शेरशाह क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। और इसी युद्ध के बाद जब शेरशाह विजयी होता है तो इसी युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर अपने भाई कामरान के पास कंधार और काबुल के क्षेत्र में चला जाता है। अब देखो ये 1540 में जब हुमायूं मारा तो नहीं गया, लेकिन वो दिल्ली की गद्दी छोड़कर या पूरा साम्राज्य अपना छोड़ करके भाग गया, काबुल के क्षेत्र में भाग गया। तो दिल्ली की गद्दी पे क्या आया? दिल्ली के में कोई शासन करने वाला था नहीं था। तो ये जो शेरशाह था ना, तो उसने क्या किया? अपने एक साम्राज्य की स्थापना की शेरशाह ने, जिसे हम सूर्यवंश या सूरी वंश के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना किसने की थी? शेरशाह ने की थी। तो इन दोनों युद्धों के बारे में समझ में आया। ये दोनों प्रमुख युद्ध हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए। ये दोनों प्रमुख युद्ध हैं जिन दोनों युद्धों में हुमायूं को क्या हुई थी? हार हुई थी। समझ में आ गया ना? बताओ यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सबको समझ में आ गया? चलो अब आगे देखो। अब देखो हमने बताया ना कि जब 1540 में छोड़कर दिल्ली चला गया, दिल्ली पे शासन करने वाला कोई मजबूत शासक था नहीं, तो शेरशाह ने क्या किया? अपने एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम सूर्यवंश या सूर्य वंश के नाम से जानते हैं। अब ये शेरशाह की कहानी है, इसको हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले अभी हमको क्या करना है? अभी हमको समझना है हुमायूं के बारे में ही, ठीक है। अब हुमायूं देखो 1540 में छोड़कर चला गया। अब 1555 में वह वापस आता है। कब वापस आता है? जब सूर्यवंश या शेरशाह द्वारा स्थापित जो वंश था वह धीरे धीरे शेरशाह की मृत्यु के बाद वो क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। और हुमायूं कांधार काबुल से नजर बनाए रखा था कि जब ही यह वंश कमजोर पड़ेगा, शेरशाह की मृत्यु होगी और यह वंश कमजोर पड़ेगा, तब हम पुनः भारत पर आक्रमण करेंगे और भारत पर अपना अधिकार कर लेंगे। और इसी मौके का फायदा उठाकर वह 1545 में जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सूर्यवंश कमजोर पड़ता है, तो गद्दी बचाने में असफल रहा, तो सूर्यवंश कमजोर देखकर हुमायूं ने पुनः 1555 में दिल्ली पर क्या कर दिया? आक्रमण। 15 साल बाद 1540 में गायब हुआ और पुनः अपनी सेना को मजबूत बना करके 1555 में पुनः भारत पर आक्रमण किया। और उसे हम किस नाम से जानते हैं? मच्छीवाड़ा के युद्ध या सरहिंद के युद्ध, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध के नाम से हम उसको जानते हैं। और अब देखो क्या था कि शेरशाह की तो मृत्यु हो चुकी थी। उसका जो शासक था उस समय सिकंदर था या सिकंदर सूर, वह बहुत ही कमजोर शासक था। उसका शासन अच्छा नहीं था। और हुमायूं की तो सेना भी अच्छी थी, संख्या भी अच्छी थी उसके सेना में सैनिकों की। तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में हुमायूं क्या हो जाता है? पुनः विजयी हो जाता है। और इसी विजय के बाद हुमायूं एक बार फिर से भारत में मुगल वंश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। देखो ये लिखा, इस युद्ध में विजय के साथ हुमायूं ने पुनः एक बार दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल वंश को बचाने में सफल रहा। क्योंकि अगर वह वापस नहीं आता तो हो सकता है वहीं से मुगल वंश का क्या हो जाता? समापन हो जाता। लेकिन वह पुनः भारत आया, हिम्मत नहीं हारा। एक दो युद्ध लगातार हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा। वह अपनी सेना को मजबूत किया और पुनः 1555 में भारत पर आक्रमण करता है और उस बार जीत कर पुनः मुगल वंश की स्थापना करता है। अब देखो फिर 1555 में वह भारत पर आक्रमण करके जीत गया दिल्ली की गद्दी पर, लेकिन ज्यादा दिन शासन कर नहीं पाया। 1556 में ही वह अपने ही द्वारा बनवाया गया पुस्तकालय जिसका नाम दीन पनाह था, उसने खुद ही बनवाया था, उसी की सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है ना। हुमायूं की ये पूरी क्या थी कहानी, उसके प्रमुख युद्ध, उसका प्रारंभिक जीवन, आरंभिक अभियान, है ना। बताओ समझ में आया सबको कि नहीं?
सबको समझ में आ गया? वैसे भी हुमायूं इंपॉर्टेंट भी है और कई बार पढ़ा भी चुके, इसीलिए 2-3 बार 4 बार इसको पढ़ाए हैं, ताकि हमें लगता है एक कहानी तुम्हारे माइंड में क्या हो जाए, सेट हो जाए, भूले ना। प्रमुख उसके युद्ध, वैसे भी 2 जो प्रमुख युद्ध थे उसने दोनों हारा, और तीसरा युद्ध उसने मच्छीवाड़ा का जीतता है, तभी तो फिर से भारत पर गद्दी पर आता है, दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है ना। चलो, तो समझ में आया कि नहीं? चलो अब देखो, आज इसमें दूसरा एक टॉपिक भी है ना, शेरशाह के बारे में। वो मुगल, देखो ये दोनों समकालीन शासक थे, क्षेत्र इनका अलग अलग था। जो शेरशाह था उसका बंगाल बिहार के आसपास का क्षेत्र था, है ना। शेरशाह का जो क्षेत्र था, अब देखो अगर हम शेरशाह की बात करें तो, हालांकि इसको शेरशाह बाद में कहा गया, पहले इसका नाम शेर खां ही था, बचपन का नाम कुछ और था, बाद में इसको शेर खां कहा गया, और उसके बाद फिर शेरशाह कहा गया। ठीक है, तो अब देखो भारत का मैप तो सब लोग जानते ही हो, परिचित हो गए होगे ना जी इतने दिन में। अब अजीब ना लगता होगा ना, कि अभी भी लगता है? आप कोई बनाए तो समझ में आ जाएगा ना कि भारत का मैप ही है, कि नहीं? अभी भी नहीं जान पाओगे? पहले भी जानते थे? चलो तो अच्छा है, पहले का ये भारत है। देखो अब हुमायूं या जो भी मुगल वंश का शासक था, वो तो दिल्ली की गद्दी पे, दिल्ली के पे बैठ करके पूरे भारत पे राज करने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये जो शेरशाह था उसका ये बिहार से लगाए पंजाब, इसके आसपास का क्षेत्र था। कौन, किसका था? शेर खां का, है ना। तो हमको उसी शेरशाह के बारे में, हालांकि इसका जीवन बहुत, इसका राजनीतिक जीवन मतलब शासन के दौरान का जीवन जो था वो बहुत छोटा था, क्योंकि 1540 पर वो बैठता है गद्दी पे या शासन करने की कोशिश शुरू करता है, और 1545 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 5 साल इसने केवल राजा के रूप में शासन किया। तो हमें इसके छोटे से ही इस कार्यकाल को क्या करना है, समझना है ना। चलो, तो अब देखो शेरशाह के, अब देखो ये सूरी या सूर वंश भी इसको कहा जाता है। शेरशाह ने ही इस वंश की स्थापना की थी। हुमायूं के दिल्ली छोड़कर भाग जाने के बाद जिस वंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सूरवंश के नाम से। ठीक है, अब देखो संस्थापक शेर खान 1540 से 1545 तक। अब हालांकि ये सूरवंश 1555 तक रहता है, क्योंकि 1555 में जब हुमायूं लौट कर आता है और इसके शासक सिकंदर सूर को हराता है, तब जाकर ये वंश क्या होता है, समाप्त होता है। लेकिन कमजोर तो ये शेरशाह के मृत्यु के बाद ही पड़ जाता है ना। तो अब देखो इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। पिता कौन थे? हसन खां। शिक्षा इसकी कहां से हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा कहां इसने लिया था? जौनपुर में। और शेर खां की उपाधि, शेर खां की मतलब उसको शेर खां किसने कहा? तो बहार खान लोहानी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको शेर खां कहा था। अब शेर खां कहने के पीछे की देखो कहानी, इसके शेरशाह की कहानी क्या है कि इसके पिता जो हसन खां थे, ये बहार खां लोहानी के यहाँ कार्य करते थे। किसके पिता? शेरशाह के पिता, है ना, इसके यहाँ कार्य करते थे। शेर खां पहले से ही बुद्धिमान भी था और बहादुर भी था। तो ये जो लोहानी साहब थे, इनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। कौन? शेरशाह ट्यूशन पढ़ाने जाता था अपने पिता के साथ, क्योंकि इसके पिता इन्हीं के यहाँ काम करते थे, है ना, ये सरदार थे, इन्हीं के यहाँ काम करते थे, राजा टाइप के थे। तो वो इन्हीं के बच्चे को क्या करता था? ट्यूशन पढ़ाता था। इनका बच्चा बड़ा छोटा सा था, तो ये लगभग उसको हमेशा ही देखा करते थे। उसकी क्षमता को देख करके इनको लगा कि शेरशाह है, ये बहादुर है, तो इसने क्या किया, ये अक्सर जो थे शिकार पर जाया करते थे। तो एक दिन इन्होंने क्या किया कि अपने साथ किसको ले गए? शेरशाह को शिकार करने पे ले गए। कहानी है, बता रहे, कहानी सुनो, सब समझ में आ जाएगा कि शेरशाह कौन था। और फरीद इसका नाम था ना बचपन का, फरीद से शेर खां और शेर खां से शेरशाह कैसे बना, इसकी कहानी है ना। तो जब इनको ट्यूशन पढ़ाने जाता था तब ये क्या था? फरीद खां था। शेरशाह नहीं जाता था ट्यूशन पढ़ाने, शेर खां नहीं जाता था, कौन जाता था? फरीद खां, है ना, अपने पिता के साथ, क्योंकि पिता इसके यहीं काम करते थे। तो वो शिकार पर इसको लोहानी साहब फरीद खां को भी अपने शिकार पर अपने साथ ले गए। तो वहां पर शिकार, जंगल में जहां शिकार करने जाते थे, वहां पर एक शेर से क्या हो गया? संघर्ष हो गया, शेर से भिड़ंत हुई। और कहा जाता है कि एक ही बार की एक ही तलवार में ये फरीद खान ने शेर को क्या कर दिया? मार गिराया था। उसकी बहादुरी देखकर ये लोहानी साहब ने इसका नाम बदलकर या इसको एक नई उपाधि दी। तब उसके बाद से ही इसको क्या कहा जाने लगा? शेर खां। अब देखो, अब इसकी बहादुरी देखकर, शेर खां की बहादुरी देखकर लोहानी साहब ने उसको अपनी सेना में रख लिया। किसमें रख लिया? अपनी सेना में रख लिया। लेकिन जाहिर सी बात है, जब किसी नए व्यक्ति को सेना में रखेंगे तो जो पुराने व्यक्ति पहले से हैं, उनके यहाँ जो सरदार थे पहले से, वो नाराज होंगे कि यार ऐसा ना हो कहीं ये शेर खां सब कुछ अपने हाथ में ले ले और हम लोग ऐसे ही रह जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो सारे लोगों ने मिलकर शेर खां
के बारे में लोहानी साहब से रोज गलत गलत बातें क्या करने लगे, बताने लगे, चुगली करने लगे। तो धीरे धीरे सुनते सुनते लोहानी साहब को भी लगा कि ये सही बात है, ये शेर खां हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, हमारी पूरी सत्ता को हथियाना चाह रहा है। तो शेर खां ने, ये लोहानी साहब ने क्या किया, शेर खां को अपने यहाँ से निकाल दिया, अपनी सेना से क्या कर दिया, निकाल दिया। और अब सुनो, शेर खां यहाँ से निकलता है और वो चला जाता है, कहाँ चला जाता है, बाबर के पास। कहाँ जाता है, बाबर के पास। अब तुम लोग कहोगे, सोचते होगे कि बाबर तो तब मर चुका था ना, लेकिन ये बाबर के समय का शासक है। बाबर के मरता है, हुमायूं आता है, तभी तो हुमायूं और इसकी लड़ाई होती है। तो ये उस समय बाबर के पास चला गया 1527 में। उस समय बाबर कौन सा युद्ध लड़ रहा था, याद करो, खानवा का युद्ध। 1526 में उसने पानीपत का लड़ा प्रथम युद्ध, 1527 में वो खानवा का युद्ध लड़ रहा था। तब ये शेर खां बाबर के साथ उसकी सेना में सम्मिलित हो जाता है। लेकिन उसको, शेर खां को भी बाबर की सेना में भी मजा नहीं आता, उसको वह स्थान नहीं मिलता जो वो चाह रहा था। इसीलिए वह 1528 में बाबर की सेना क्या कर देता है, छोड़ देता है। और तब तक इन लोहानी साहब को भी ऐसा लगने लगता है कि हमसे भारी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। किसको, अपनी सेना से निकालकर, शेर खां को। तो ये क्या करते हैं, शेर खां को पुनः बुलाते हैं। समझ आया। अब देखो, फिर हालांकि उसके बाद शेर खां आता है और अपने खुद एक नए वंश की स्थापना करता है। कौन से, सूर वंश की। और इसको घर में भी बहुत ज्यादा प्यार वार नहीं मिलता, क्योंकि कहा जाता है कि इसके पिताजी जो थे वो 2 शादी किए थे। तो जो जिस माँ का ये बेटा था वो माँ मर चुकी थी, तो सौतेली माँ इसको बहुत प्रेम व्रेम नहीं करती थी, इसीलिए घर छोड़ करके बहुत ही अल्पायु में ही घर छोड़ करके चला गया था। समझ आया। तो ये शेर शाह की प्रारंभिक कहानी थी। शेर खां की उपाधि लोहानी साहब ने दी है ना। अब उसके बाद देखो, इसके भी कुछ प्रारंभिक अभियान थे, और प्रारंभिक अभियान हुमायूं के साथ ही थे। हुमायूं वाले पाठ में पढ़ भी चुके हो, है ना। दोहरिया अभियान पढ़े हो कि नहीं, दोहरिया अभियान किसके हुआ, 1532 के समय में। फिर चुनारगढ़ अभियान, चुनारगढ़ में भी क्या करना चाहा, इसको जीतना चाहा। चुनारगढ़ का किला किससे, हुमायूं जीतना चाहा, किससे, शेर शाह से। तो ये दोनों अभियान हुमायूं के चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, है ना। उसके बाद देखो, कुछ उसके प्रमुख युद्ध थे, है ना। पहला देखो, सूरजगढ़ का युद्ध था। बंगाल को हुमायूं भी जीता था, और सूरजगढ़ का युद्ध लड़ करके बंगाल पर विजय कौन किया था, शेर शाह ने भी बंगाल को बाद में जीता था। कब, 1534 में। बाकी चौसा का और कन्नौज का युद्ध 1539 और 1540 उसने हुमायूं के साथ लड़ा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ ही चुके हो हुमायूं के साथ, है ना। कि दोनों युद्ध में इसने हुमायूं को क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। और हुमायूं को देश छोड़ करके क्या होना पड़ा, भागना पड़ा। अब उसके बाद देखो, 1545 में ज्यादा दिन तक रहता नहीं। हालांकि जब चंदेरी का युद्ध चल रहा था ना, उसने खानवा के युद्ध में मुगलों को देखा था लड़ते हुए। चंदेरी का युद्ध जब चल रहा था ना, तो उसी चंदेरी के युद्ध में इसने कहा था कि अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो मैं बहुत जल्द मुगलों को भारत से भगा दूंगा। और 5 साल तक इसने केवल शासन किया। अगर शायद 5 साल तक और जिंदा रहता तो हकीकत में ये मुगल को क्या कर दिया होता, भगा दिया होता। उस समय मुगलों से लड़ने लायक एक ही शासक था, कौन, शेर शाह। लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी 1545 में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका ये जो सूर वंश था इतना कमजोर, धीरे धीरे कितना कमजोर हो जाता है, इसमें कोई योग्य शासन नहीं होता है। और उसी का फायदा उठाकर हुमायूं 1555 में पुनः दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। तो शेर शाह के बारे में हमें केवल इतना ही जानना अभी तुम लोग जरूरी है। बचपन का नाम, माता पिता का नाम, उसकी प्रारंभिक कहानी क्या थी, प्रारंभिक स्थिति क्या थी, और उसके कुछ प्रमुख युद्ध और प्रारंभिक अभियान। तो बताओ, समझ में आया कि नहीं, हाँ, सबको सबको समझ में आ गया। चलो, अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो अभी बताओ। देखो, मैप में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैप पे जब समझोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, बड़ी आसान हो जाएंगी। क्योंकि हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जो शासक शासन कर रहा है उसका क्षेत्र कौन सा था, है ना। भारत छोटा सा तो है नहीं, तो कौन पूर्व में शासन कर रहा था, कौन पश्चिम में, कौन गुजरात के आसपास क्षेत्र कर रहा था, कौन बंगाल बिहार के आसपास शासन कर रहा था, इसके बारे में हमें मैप में लोकेट उसका करना बहुत जरूरी है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, सबको समझ में आ गया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है।